करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के एक दिन पहले हमने देखा कि जोरदार तेजी बाजार में रही है। निफ्टी ने 1 अक्टूबर के बाद अगर हम देखें तो आज फिर से 11,000 का स्तर पार किया है। सेंसेक्स 350 अंकों की मजबूती लेकर आज बंद हुआ है। इंट्राडे में 37,000 के पार भी आज निकला था, लेकिन बैंक निफ्टी भी आधा % आज चढ़ा है। खास बात यहाँ ये रही है कि इतने दिनों से लगातार बिकवाली का सेशन जो हम देख रहे थे मिड कैप इंडेक्स में, वहां रिकवरी आती हुई हमने देखी है और ये हरे निशान में बंद होने में आज कामयाब रहा है। लेकिन ये तो हुई है आज के कारोबार की बात। कल के लिए आप क्या रणनीति बनाएंगे, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर समीर कालरा जुड़ गए हैं। समीर, स्वागत है आपका। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाजार की नज़रें अब आरबीआई पर टिकी हुई है। कल दिन में 11:15 बजे मॉनेटरी पॉलिसी जारी हो जाएगी। बाजार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से दरों में कटौती की आस तो लगाए बैठा ही है, लेकिन क्या वाकई गवर्नर साहब दरें घटाएंगे? देश के अर्थशास्त्रियों की पॉलिसी में क्या उम्मीदें आई हैं? इसी पर सीएनबीसी आवाज़ ने इकोनॉमिस्ट्स के साथ एक पोल कराया है, जिसके नतीजे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे, और चर्चा के लिए हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या भी हमारे साथ है। तो शुरुआत मैं वरुण से ही करना चाहूँगी। वरुण, जो पोल कराया है हमने अर्थशास्त्रियों के बीच, उसमें क्या निकल कर आया है, उसकी मेन हाईलाइट्स क्या रही हैं, बताएं। देखिए, सिर्फ भाषा बदलेगी, रेट कट नहीं होगा। हमारा पोल तो एटलीस्ट यही कहता है। काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट से हमने बात की और पहला सवाल उनसे हमने यही पूछा, क्या इस बार रेपो रेट कट होगा? तो 80% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि नहीं, रेट कट नहीं होने वाला है। केवल 20% थे जो कह रहे थे कि हाँ, रेट कट हो सकता है। तो हमारा अगला सवाल इन 20% पोल पार्टिसिपेंट्स से था कि अगर रेट कट होगा तो कितना होगा? तो इन 20 में से जो 100% थे वो कह रहे हैं कि केवल 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की रेट कट होगा। यानी कि ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि रेट कट नहीं होगा, और जो मान रहे हैं कि रेट कट होगा वो भी केवल 25 बेसिस पॉइंट के आसपास मान रहे हैं। उससे ज़्यादा रेट कट होना तो है ही नहीं। तो हमारा अगला सवाल था कि अगर चलो रेपो रेट कट नहीं होगा, लेकिन क्या सीआरआर और एसएलआर में रेट कटौती होगी? तो 100% जो पोल पार्टिसिपेंट्स है वो कहते हैं नहीं, यहाँ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यहाँ कोई भी कटौती नहीं आने वाली। यानी कि सीएलआर, एसएलआर, सीआरआर कट नहीं होने वाला है। हमारा अगला सवाल था, चलिए रेट कट तो कहीं आप देख नहीं रहे, तो क्या जो पॉलिसी स्टैंड था आरबीआई का वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से अब न्यूट्रल हो जाएगा? क्या वो अपना स्टैंड बदलेंगे? तो यहाँ इंटरेस्टिंग है, 100% पोल पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि हाँ, ये अपना जो पॉलिसी स्टैंड है वो बदलेंगे। यानी कि कल आपको जो पॉलिसी स्टैंड है आरबीआई का वो न्यूट्रल देखने मिलेगा। हमारा अगला सवाल था कि चलिए, आप बोल रहे कि इस पॉलिसी में रेट कट नहीं होगा, लेकिन क्या पूरे साल में रेट कट देखने मिलेगा? तो हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स में से 60% यानी 60% का मानना है कि हाँ, 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट पूरे साल में हो सकता है। वहीं 40% का मानना है कि करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट पूरे साल में हो सकता है। यानी कि इस पॉलिसी में अगर रेट कट नहीं भी हुआ तो पूरे साल में रेट कट होने की पूरी गुंजाइश है। आखिरी सवाल हमारा था कि क्योंकि आपको याद होगा कि आरबीआई ने दिसंबर की पॉलिसी में जो जीडीपी एस्टिमेट्स दिए थे 2019 के, वो 7.4 थे। सीएसओ ने इसको कम करके 7.2 कर दिया था। तो हमने इनसे पूछा कि क्या आरबीआई अपने जीडीपी एस्टिमेट्स को रिवाइज करेगा, डाउनवर्ड रिवीजन यहाँ होगा? तो इंटरेस्टिंगली 80% पोल पार्टिसिपेंट्स ने कहा हाँ, यहाँ एक डाउनवर्ड रिवीजन हो सकता है जीडीपी एस्टिमेट्स में से। केवल 20% ऐसे थे कि जो कह रहे थे कि नहीं, शायद डाउनवर्ड रिवीजन नहीं होगा। तो हमारा जो पोल है, अगर आपको कुल मिला के देखें तो कल रेट कट नहीं होने वाला है, पॉलिसी स्टैंड बदलेगा। हालांकि पूरे साल में 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट हो सकता है। ऑलराइट, आप हमारे साथ बने रहें। तो इकोनॉमिस्ट्स को लगता है कि रिजर्व बैंक इस बार दरों में कटौती नहीं करेगा, लेकिन बाजार के जानकार यहाँ पर मानते हैं कि इस बार दरों में कटौती होगी। आरबीआई की अब जो पॉलिसी आएगी उसमें रेट कट कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट तो निश्चित है। अब वो 50 बेसिस पॉइंट तो शायद ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो हम फिर से कम बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेजिम की तरफ तो नहीं है। कल मैंने देखा कि थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड में थोड़ा इजाफा हुआ 7-8 बेसिस पॉइंट का, लेकिन एक तरह से फियर है कि हो सकता है सरकार की बोरिंग बढ़ेगी, पर ओवरऑल हम इंटरेस्ट रेट की हाइक की तरफ तो नहीं है। और जो एक माहौल बन रहा था कि कम से कम 75 बेसिस पॉइंट जो अगले एक साल में इंटरेस्ट रेट में हाइक हो सकती है यूएस फेड को देखते हुए हमारे इंडियन मार्केट में, वो चीज़ अब होने नहीं जाएगी। अहेड ऑफ द इलेक्शंस और जिस तरह से प्राइसेस सॉफ्ट हो गए हैं, एक 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस समय उसी तरह का एक बड़ा पुश इज रिक्वायर्ड टू गिव अ स्टिमुलस टू द इकोनॉमी, टू द क्रेडिट ग्रोथ, और जो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए। सो 50 बेसिस पॉइंट एक वेरी मच पॉसिबिलिटी लग रहा है।
तो चलिए सीधा अब मैं प्रदीप के साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो प्रदीप, क्लियरली बाजार के जानकार इकोनॉमिस्ट, इन सभी के मत अलग अलग हैं। आपका क्या कहना है, जो इनके अलग अलग मत हैं, इनको हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें? देखिए, ये इकोनॉमिस्ट जो अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि रेट नहीं बदलेंगे, वो भी कहीं ना कहीं अगर आप उनसे बात कीजिए तो उनके दिल में कहीं ये है कि शायद एक रेट कट हो भी सकता है, एक सरप्राइज आ सकता है, क्योंकि नए गवर्नर साहब हैं। और देखिए, स्टैंस बदलने वाली जो बात है वो तो पिछले पॉलिसी में ही हो जानी चाहिए थी, इसलिए नहीं हुई क्योंकि 2 महीने पहले ही स्टैंस हमने हॉकिश किया था, यानी कैलिब्रेटेड टाइटनिंग किया था न्यूट्रल से बदल के, तो तुरंत कैसे बदले। और दूसरे कि उर्जित पटेल साहब को पता था कि वो तो इस्तीफा देने ही वाले हैं, वो तैयार थे, हमें नहीं पता था लेकिन उनको मालूम था, तो इसलिए उन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया। तो ये तो अधूरा काम है जो शक्तिकांता दास पूरा करेंगे ही, लेकिन इस समय इशारे से काम चल नहीं रहा है। पिछले पॉलिसी में देखिए एसएलआर कट हुआ था और पूरी तरह से पॉलिसी के कमेंट्री में ये साफ था कि अगला कदम अब रेट कट की तरफ होने ही वाला है, स्टैंस बदलने की तरफ होने ही वाला है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है? इस दौरान आरबीआई ने ओएमओस किए हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन किए हैं, बाजार से बॉन्ड खरीद के नकदी डाली है, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड काफी घट गए, करीब 3/4% के आसपास। तो उससे कुछ बड़ी कंपनियों और बड़े बैंकों को तो पैसा सस्ता मिल रहा है, लेकिन आप एनबीएफसीज को पूछिए, पिछले क्वार्टर में उनकी कम से कम 0.5% से उनके ब्याज की कॉस्ट बढ़ गई है, और जो एनबीएफसीज दिक्कत में है उनकी और ज़्यादा बढ़ गई है। हमने कुछ एसएमईज, एमएसएमईज से बात की तो हमें ये शिकायत मिली कि 1%, 2% और सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली कहूँगा मैं, कुछ मामलों में लोगों ने बताया कि 2.5 से 3% ज़्यादा रेट उन्हें देना पड़ा है पिछले 3 महीनों के दौरान। तो ये जो पूरे सिस्टम में नकदी की एक कमी है, एनबीएफसीज फ्रीज हो गए हैं, इसको देखते हुए लोगों की ईएमआई बढ़ गई है। तो अब इशारों से काम चलेगा नहीं। अगर नए गवर्नर को एक साफ संकेत देना है कि सरकार ने जो ग्रोथ को पुश दिया है, आरबीआई भी उनके साथ खड़ा है, और एक बिल्कुल क्लियर गाइडेंस बैंक्स के सामने आना चाहिए जो कल तक भी अपने कर्ज के रेट बढ़ा रहे हैं, उनको एक क्लियर संकेत मिलना चाहिए, एक सीआरआर कट या एक रेट कट के तौर पे। ये बात इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स हमें कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शायद हो सकती है। हालांकि अगर आप अपने बने बनाए मॉडल पर देखेंगे तो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप आरबीआई में हो रहे बदलावों के नज़रिए से देखेंगे तो एक रेट कट या सीआरआर कट आने की अपेक्षा की जा रही है। और देखिए, ऐसे भी कमेटी में एक वोट तो पक्का है, वो है प्रोफेसर ढोलकिया का। वो तो रेट कट के फेवर में वोट करेंगे ही, कोई और करे या ना करे। अब गवर्नर साहब भी उनका साथ दे दें तो हो सकता है कि एक और मेंबर आ जाए और फिर मूड बन जाए कट का। ऑलराइट, देखना होगा कि कल क्या पॉलिसी में निकल कर आता है। शुक्रिया वरुण आपका और प्रदीप आपका भी। लेकिन समीर, अब सारी बातें हम आपसे करेंगे क्योंकि अब दर्शकों को इंतजार है रणनीति का जो आप उन्हें देने वाले हैं। प्रदीप ने बता दिया, हमें समझा दिया कि बैंकर्स क्या चाहते हैं, बाजार के जानकार क्या चाहते हैं और अर्थशास्त्री क्या चाहते हैं। आपकी क्या रीडिंग है, मुझे अब ये जानना है। तो मेरी जो रीडिंग है वो बहुत क्लियर है। यहाँ पे वो 2 चीज़ें मेरे ख्याल से कर सकते हैं। एक, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि सीआरआर कट नहीं होगा, मेरे ख्याल से एक सीआरआर कट बहुत जल्दी ही लिक्विडिटी इशू को सॉल्व करता है, तो मेरे ख्याल से वो एक चीज़ हो सकती है। दूसरा, अगर वो स्टेटस को मेंटेन करेंगे, जो मेरे ख्याल से इस बारी वो करेंगे, ये वो इंडिकेशन दे सकते हैं कि अगली मीटिंग में मैं रेट कट में ज़्यादा फेवर में हूँ, और वो एक इंडिकेशन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी होगी ये रैली कंटिन्यू करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप 25 बिप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक 50 बिप अगर अप्रैल में मिल जाए, जबकि आपका जनवरी और फेब का इन्फ्लेशन डेटा आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा मार्केट के लिए भी। हो सकता है वो अनाउंसमेंट के टाइम थोड़ा एक मार्केट झटका नीचे की तरफ ले, बट वो अगर आप पूरे स्पीच में देखेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन आ जाएगा कि अगली मीटिंग में हम मोस्ट लाइकली एक रेट कट देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको एक पॉजिटिव व्यू से चलना चाहिए, जहाँ पे मेरे ख्याल से एक पीएसयू बैंक्स में भी काफ़ी बेहतर जगह है उस चीज़ को प्ले करने के लिए। और मुझे वही आपसे पूछना है कि जो अब जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, अब इनमें क्या करना चाहिए? कल किस तरह का दिन रहने वाला है इन तमाम सेक्टर्स के लिए समीर? कल एटलीस्ट पॉलिसी तक तो बहुत वॉलेटाइल रहेगा। एक्सपेक्टेशन तो हाई हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से पॉलिसी से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग शायद देखने को मिल जाए।
रेट सेंसिटिव अगर आप बात करते हैं तो मेनली मैं पीएसयू बैंक पे फोकस करूंगा जहां तक पॉलिसी की बात है। बाकी में देखें तो काफ़ी अलग फैक्टर्स भी हैं उसमें जो उनको मूवमेंट में रखते हैं, उनसे अलग आई थिंक सबको फोकस पीएसयू बैंक पे रहेगा कल सुबह, और पॉलिसी के बाद भी पीएसयू बैंक पे ही फोकस रहना चाहिए सबके लिए। जो बाजार की हमने आज की चाल देखी है समीर, अब इसको पढ़ते हुए नया हाई कितने का बन सकता है और लगातार अब बाजार क्या यही रफ्तार पकड़कर चलेगा? देखिए, हम पिछले हफ्ते भी शो पे चैनल पे आए थे और हमने कहा था कि एक बजट से पहले या बजट के बाद हम एक 11,000 के ऊपर 11,200 के आसपास इसको देखते हैं। उसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जो ETF फ्लो है हिंदुस्तान का, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है पहले 5 दिन में फरवरी में, तो वो रैली, इसलिए रैली आपको निफ्टी में ज़्यादा दिख रही है। दूसरा, बजट काफ़ी पॉपुलिस्ट था और वो एक चांसेस करंट गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी के बढ़ा देता है। तो मेरे ख्याल से ये दो फैक्टर काफ़ी प्ले कर गए हैं, और उसमें तीसरा फैक्टर RBI की पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक और सपोर्ट देने के लिए। तो मेरा जो शॉर्ट टर्म एक हमारा टारगेट है वो 11,200 के लिए है। 11,200 का आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा बाजार की चाल की अगर हम समीक्षा करें समीर, तो अगर हम लगभग जो 500 पॉइंट तक की रैली हमने देखी है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI, HDFC, इन्फोसिस, एक्सिस, इन्हीं का रहा है। इन्होंने लगभग रैली में 50% से ज़्यादा का योगदान दिया है इस तेज़ी में। आपको लगता है कि यही मेजर सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए भी आगे? अगर आप ध्यान से फ्लो को देखें तो जो ETF का फ्लो है वो मेजरली इन स्टॉक्स में जा रहा है, तो इसलिए आपको जो रैली दिख रही है वो इनमें ही दिख रही है, क्योंकि ये अभी सेफ्टी जोन, अगर ETF का फ्लो भी आता है तो वो सेफ्टी जोन में ही जाएगा पहले, और इसलिए आपको रिलायंस जो दिग्गज नाम है उसमें ज़्यादा फ्लो दिखेगा और उसमें ज़्यादा मूवमेंट दिखेगी। तो मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इतनी कोई अच्छी बाइंग नहीं आ रही इस महीने या पिछले महीने। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे इसलिए जो रैली है वो बहुत नैरो है, सिर्फ 5-6 शेयर हैं जो पूरी रैली को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलराइट, बाजार की चाल के बाद अब सीधा हम रुक करते हैं आज बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए हैं उनकी ओर, और इस कड़ी में हम पेश करेंगे सबसे पहले IGL के नतीजे जो कि अनुमान पर खरे उतरे हैं। मुनाफा 5.7% बढ़कर 198 करोड़ रुपए रहा है, आय 6.1% बढ़ी है और 1508 के आसपास ये आंकड़ा आया है। एबिटा की बात करें, एबिटा मार्जिन 21.7% से घटकर 21.1% पर रहा है। क्या आपके रडार पर है ये स्टॉक? क्या सलाह होगी आपकी? हमारे लिए IGL एक बाय है, क्योंकि अगर आप IGL में देखें तो वहाँ पे जो CNG की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बड़ा एरिया कंपेयर में सर्विस करती है कस्टमर्स को, जहाँ पे NCR पूरा रीजन आ जाता है। अभी उनको एक हाई कोर्ट फेवरेबल मिला है हरियाणा का, और दूसरा भी उनके ऑलमोस्ट फेवर में आ रहा है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है वॉल्यूम ग्रोथ के लिए काफ़ी बड़ा स्कोप है IGL के पास, और इसलिए उन्होंने इस बारी इतना बिड नहीं करा एक्टिवली, जो अभी CNG गैस स्टेशंस या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑक्शंस हुए। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि IGL में काफ़ी आगे स्कोप है। हमारा एक 25% का रिटर्न है अगले 6 महीने के टारगेट के हिसाब से। आपने कहा बाय कॉल है, तो किस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए फिर? तो अभी करंट लेवल पे भी आप खरीद सकते हैं। मे बी अगर इनलाइन है तो थोड़ा एक डाउनसाइड मिले कल ओपन पे भी, तो लेकिन उसको हटाते हुए आप एक 375 का टारगेट, 380 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो 375, 380 के टारगेट्स लेकर IGL में खरीदारी की सलाह। वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। कंपनी को 5,004 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड घाटा हुआ है, जो अनुमान से भी ज़्यादा है, लेकिन तिमाही दर तिमाही आय में 53.5% का उछाल भी आया है। ARPU भी 88 रुपये बढ़कर यहाँ पर लगभग 89 करोड़ रुपए के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ हमने देखा है। क्या कहेंगे आप समीर इस पर? तो वोडाफोन हमारे लिए अभी होल्ड है, हम नेगेटिव टोटली नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने पहला क्वार्टर दिया है जहाँ पे ये मर्ज्ड एंटिटी आए हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इनको 2-3 क्वार्टर और लगेंगे इस इशू को ठीक करने में, और उसके लिए आप उसको या तो अवॉइड कर सकते हैं अभी, और आगे जाके देख सकते हैं कि रिजल्ट की इम्प्रूवमेंट कैसे होगी।
और राइट, आगे बढ़ते हैं और कल की बात करते हैं। निफ्टी की दो कंपनियां टाटा मोटर्स और ग्रासिम के नतीजे आएंगे। टाटा मोटर्स के तिमाही नतीजों की बात करते हैं तो 895 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी को 541 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 8.1% से सुधरकर 10.9% रहने की उम्मीद है। बताएं समीर, आपका फोकस कहाँ होगा टाटा मोटर्स के नतीजों में? JLR की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे आप? तो हमारे लिए टाटा मोटर्स एक बाय है। उसमें JLR परफॉर्मेंस अभी भी शायद नीचे की तरफ रहे और इसमें अभी भी कहीं ना कहीं स्कोप है कि एक नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट दे दे, क्योंकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो उसमें वॉल्यूम थोड़े कम थे और उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन अगर आप प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो डिस्काउंट्स काफ़ी हाई चल रहे हैं। और लोकली देखें तो कमर्शियल व्हीकल में भी नवंबर में एक डिप शुरू हो गया था, जहाँ पे मुझे लगता है कि डोमेस्टिक नंबर्स में भी थोड़ा प्रेशर आएगा, बट हम एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको काफ़ी वैल्यू पे मानते हैं। ग्रासिम की बात करते हैं और कंपनी का स्टैंड अलोन मुनाफा 32% बढ़कर 625 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वहीं मार्जिन में 2 बेसिस पॉइंट का सुधार देखने को मिल सकता है। स्टैंड अलोन आय 12.8% से बढ़कर लगभग 4,995 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। आपका फोकस किन आंकड़ों पर रहेगा ग्रासिम के नतीजों में? तो हमारा फोकस मार्जिन पे रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रेशर काफ़ी है, प्राइसिंग इश्यूज काफ़ी हैं। अगर वहाँ पे अगर अपसाइड सरप्राइज आता है तो वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए आप खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अभी क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेस दिखती हैं, तो मेरे ख्याल से एक अवॉइड है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब निफ्टी स्ट्रैटेजीज़ की ओर हम रुख करते हैं, जहां पर ज्ञानेश्वर पडवल की रणनीति पेश करेंगे। सबसे पहले 11,200 का टारगेट और 11,000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह आ रही है। अनुज दीक्षित की रणनीति 11,170 का टारगेट है, 10,565 का स्टॉप लॉस ये रेकमेंड कर रहे हैं। हेमंत कपाड़िया भी खरीदारी की ही सलाह आपको दे रहे हैं। 11,110 का टारगेट है, 11,020 का स्टॉप लॉस। टेक्निकल चार्ट्स पर हम रुचित जैन की रणनीति पेश करेंगे, जो आपको टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 467 का स्टॉप लॉस है, 513 के टारगेट के लिए। डेरिवेटिव्स में आज जय ठक्कर की सलाह आ रही है खरीदारी की चोलामंडलम में, और 1288 का टारगेट है, 1222 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तो जानकारों की राय हुई, लेकिन अब हम सीधा रुख करते हैं आज की वैल्यू पिक की ओर। ऑलराइट समीर, बताएं आपने वैल्यू पिक के लिए कौन सा स्टॉक आज रेकमेंड करना है दर्शकों को? तो हमारा वैल्यू पिक आज के लिए है पेट्रोनेट LNG। हमारा एक टारगेट इस पे 270 का है अगले 12 महीने के लिए। उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये नेट कैश कंपनी है, इसमें 1300 करोड़ नेट कैश है। दूसरा इसकी जो PE है, जो वैल्यूएशन है, आज की डेट में 13 टाइम है फॉरवर्ड, और पिछले 5 साल से ये एक 22 टाइम तक ट्रेड कर रहा था। फंडामेंटल रीज़न अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में ट्रिगर 2 हैं। एक इनका दहेज पे टर्मिनल है। इनका काम ये है कि ये कतार से गैस लाते हैं टैंकर में और इंडिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप गैस के हिसाब से देखें तो इन आगे जाके फ्यूचर गैस में ही है एज अ फ्यूल, और वहाँ पे इंपोर्ट काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि लोकल जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्टेबल है, नहीं तो नीचे ही आ रही है। तो वहाँ पे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसमें इनका एक दहेज पे टर्मिनल है, वहाँ पे ये अपनी कैपेसिटी जो जून 2019 तक बढ़ रही है 15 से 17.5 MMTPA। और दूसरा इनका कोची पे ऑलरेडी टर्मिनल तैयार है, लेकिन उसमें गेल का पाइपलाइन डलना है और कंज्यूमर भी तैयार है, तो वो काम 2019 एंड तक हो जाना चाहिए कंपनी के हिसाब से। और वहाँ पे वो काफ़ी बड़ा बूस्टर आएगा, क्योंकि वहाँ पे उनके खर्चे कंटिन्यूस हो रहे हैं और उनकी कैपेसिटी कम यूज़ हो रही है। तो वो अभी 15% है, अगर वो फुल ऑन स्ट्रीम चले जाता है 2019 तक, तो वो एक 60-65% तक आ जाएगा, जो इनको प्रॉफिटेबिलिटी में 30-35% का ग्रोथ दे देगा 2020 में।
ऑलराइट, तो पेट्रोनेट एलएनजी आपके आज की वैल्यू पिक है और 270 का टारगेट, लगभग 1 साल का समय आप इसमें रेकमेंड कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे आपके सवालों के साथ और पहला सवाल उड़ीसा से हम पूर्णा का लेंगे। रिलायंस इंफ्रा में समीर खरीदारी कर रखी है, 533 इनकी बाइंग प्राइस है। जी मेरे ख्याल से आप भी सेल कर दें कल सुबह उठते ही, क्योंकि यहाँ पे इसको होल्ड करके रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि किसी दिन ये ऊपर आएगा तो मेरे ख्याल से उससे बेटर है कि आप लॉस बुक कर लें और वहीं कहीं L&T या एक बड़ी दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को बाय कर ले, चाहे वो कम शेयर हो लेकिन क्वालिटी बेटर है, तो अगले मे बी 2-3 साल में आप अपना रिकवरी कर सकते हैं L&T के थ्रू अदर देन रिलायंस में होके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से महफूज आलम का सवाल लेंगे। HDL में खरीदारी कर रखी है समीर और 26 रुपये 15 पैसे इनकी बाइंग प्राइस है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जो सारी हाई डेट कंपनीज़ हैं जो इन्होंने काफ़ी डेट ले रखे हैं और SGIL स्पेसिफिकली, वहाँ पे इनके रेवेन्यूज़ एकदम ही कम हो गए हैं और लॉसेस आ रहे हैं, तो उनके लिए आगे जाके डेट सर्विस करना और मुश्किल हो जाता है। तो इसमें अभी मेरे ख्याल से आपका इतना लॉस नहीं हुआ है जितना हो सकता है, जितना पोटेंशियल है, तो मेरे ख्याल से आप इससे निकल सकते हैं। सूरत से केतन जैन का सवाल है। फिलिप कार्बन में 275 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। फिलिप कार्बन का ये अभी डाउन साइकिल में है, तो इसलिए आपको स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी डाउन दिखेगा और मिड कैप्स में ऑलरेडी प्रेशर है। बिजनेस वाइज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनका मार्केट शेयर इनकी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से आप होल्ड करके रखें। एक जब क्रूड प्राइसेस और कूल ऑफ हो जाएंगे तब आप इसको वापस से एवरेज करके ले सकते हैं। और राइट, शो को समाप्त करने का समय हो गया है समीर, लेकिन डिस्क्लोजर्स आप देना चाहेंगे कोई? जी सॉरी, आपके डिस्क्लोजर्स हमारे अभी जो स्टॉक मेंशन किए हैं, हमारा सिर्फ पेट्रोनेट LNG में होल्डिंग है, इंडिविजुअल भी और क्लाइंट के थ्रू भी। ऑलराइट, शुक्रिया समय निकालकर आज अपनी राय दर्शकों को देने के लिए। कल का बाजार में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।